फ्रिंजेस। फ्रिंजेस क्या होती हैं? ये ब्राइट या डार्क स्पॉट, तो इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ पे फ्रिंज बनी है ना, थोड़ी ऊपर डिस्प्लेस हो जाएगा, नीचे डिस्प्लेस हो जाएगी। कब हो जाएगी? देखो कब हो जाएगी, जब इन लाइट रे के बीच में अगर हम एक दूसरा मीडियम रख दें, है ना, एक दूसरा मीडियम रख दें। चलो रखते हैं फिर। इधर से लाइट रे आ रही थी, वो आने दो फ्रीली, और इधर से जो लाइट रे आ रही थी ना, इधर से जो लाइट रे आ रही थी, इसके बीच में एक ग्लास स्लैब रख दी हमने, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। इसकी थिकनेस टी है, इसकी थिकनेस टी। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब रख दी ना, फिर लाइट इस ग्लास स्लैब में से होके जाएगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो लाइट तो जाएगी, तो इस ग्लास स्लैब में से होके जाएगी। ठीक है। फिर ये देखा गया कि अगर दोनों लाइटें ऐसे आ रही थी तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, सेंट्रल ब्राइट। अगर बीच में एक लाइट के बीच में ग्लास स्लैब रख दी ना, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, इसकी थिकनेस टी है। अगर ये रख देते हैं तो ये वाली ब्राइट है ना, ये ब्राइट अब यहाँ पे बढ़ती है, यहाँ पे पहले जो सेंटर में बन रही थी ना, अब सेंटर में नहीं है, थोड़ी ऊपर खिसक गई, तो ये इतनी शिफ्ट होगी, इतनी शिफ्ट होगी, इसको डेल्टा एक्स मान लेते हैं। इतना शिफ्ट हो गया सेंटर से ऊपर की तरफ, है ना। अब ऐसे बन रहा है पैटर्न, ऐसे करके। तो सेंटर में जो ब्राइट बन रही थी वो शिफ्ट होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्यों हो गया? व्हेन ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ वन ऑफ द लाइट रे, जिनका इंटरफेरेंस हो रहा था उनमें से किसी एक लाइट रे के बीच में ग्लास स्लैब रख देंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। तो अब हमने ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। अगर ऊपर वाले के बीच में ग्लास स्लैब रखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, अगर नीचे वाले के बीच में ग्लास स्लैब रख देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो इसका अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं कि कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी न्यूमेरिकली। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। हम ऐसे निकालेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो पाथ डिफरेंस, जो ये ग्लास स्लैब है ना, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले ली, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है। तो जब यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं थी तब भी ये टी थिकनेस है ना, टी थिकनेस, तब भी इतना तो डिस्टेंस ट्रेवल करना था। लाइट रे को तो यहाँ से यहाँ पे जाना था। ग्लास स्लैब रख दोगे तो भी यहाँ से यहाँ पे जाएगी, ग्लास स्लैब ना रखोगे तो भी यहाँ पे जाएगी, तो ये थिकनेस तो सेम है, सारा पाथ सेम है। ये वाली थिकनेस पे आ जाओ, अगर ग्लास स्लैब रखोगे तो भी यहाँ से जाएगी इसी थिकनेस में, मतलब इतनी लेंथ कवर करेगी। ग्लास स्लैब ना रखोगे तो भी इतनी लेंथ कवर करेगी, तो थिकनेस तो यही है ना, पाथ की लेंथ तो यही है। तो एयर में से जाएगी, यहाँ से ग्लास स्लैब हटाओ, और इतनी लेंथ टी, अब तो हवा में से जा रही है एयर में से, तो एयर में से इसका पाथ देखेंगे ना, तो एयर में से तो इसका पाथ है वो टी है, एयर में से इसका पाथ है वो टी है ना, ये लेंथ एयर में से टी है। लेकिन इसके अंदर अब आ गया ना, ग्लास स्लैब के अंदर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ग्लास स्लैब के अंदर तो आराम से जाएगी, पहले जिस स्पीड से जा रही थी उस स्पीड से कम स्पीड से जाएगी अब तो ग्लास स्लैब के अंदर, और कम स्पीड से जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो इसका मतलब ज्यादा टाइम में आगे जाएगी, है ना, टाइम ज्यादा लेगी इसको क्रॉस होने में। तो डिस्टेंस तो उतना ही कवर कर रही है, पर ज्यादा टाइम में क्रॉस करेगी क्योंकि स्पीड कम हो गई, और ज्यादा टाइम में क्रॉस करेगी तो अब ऐसा लग रहा है कि उसका पाथ लेंथ ही होगा। मान लो तुम यहाँ से यहाँ पे आ रहे थे, 10 मिनट में आ रहे थे, फिर हमने दोबारा देखा कि तुम उसी स्पीड से चल रहे हो, उस हिसाब से चल रहे हो, और फिर आने में 15 मिनट लगा दी, तो फिर जिसको ये नहीं पता कि यहाँ पे बीच में कोई डिस्टर्बेंस है, वो तो ये सोचेगा कि भी अब ज्यादा टाइम लगा रहा तो ज्यादा दूर से आया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहले आने में जो भी डिस्टेंस था ना वो टी था, अब बीच में ग्लास स्लैब रख दी तो डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन अब ये लेट आ रहा है, लेट आ रहा है, तो इसका जो भी पाथ है ना, वो पाथ, इसका मतलब ज्यादा हो गया पाथ, और इसका मतलब पाथ ज्यादा हो गया, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स हो जाता है वो पाथ। तो पहले ये लेंथ अगर टी थी तो ग्लास स्लैब रखने से ये लेंथ म्यू टी होगी, म्यू टी, म्यू टी। ठीक है, ये उसका पाथ हो गया। अब तो अब हमने पाथ का डिफरेंस लेना, पाथ का डिफरेंस, तो अब तो ये पाथ ज्यादा हो गया, तो अब ये पाथ ज्यादा हो गया, इसमें से पहले वाला पाथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ गया पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका पाथ डिफरेंस निकालेंगे। इसमें से हम म्यू को कॉमन ले सकते हैं, इसमें से टी को कॉमन ले सकते हैं, टी को, अगर हम टी को कॉमन लेंगे तो म्यू-1 इतना आ गया। ठीक है, और कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना, फ्रिंज विड्थ, उसमें पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आया था, कोई बताएगा? कल जो फ्रिंज विड्थ पढ़ा था उसके अंदर पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास? एक इक्वल टू टी म्यू-1,
जो कल हमने पढ़ा था वहां पे बताओ पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था। वहां पे मैं देखा था कि एक लाइट रे इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, नीचे वाले का है ना पाथ डिफरेंस। ये कब आया है? ये तब आया है जब हमने ग्लास स्लैब बीच में रख दी। अगर ग्लास स्लैब नहीं रखेंगे तो पाथ डिफरेंस क्या आता था? एक्स डी बाई डी। ये डी क्या है? दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस। ये डी क्या है? दो सोर्स के बीच का डिफरेंस। और कैपिटल डी क्या है? जो सोर्स वाली स्लिट है ना और स्क्रीन है इसके बीच का डिस्टेंस, जो कल समझाया था, है ना। ये दोनों चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये पाथ डिफरेंस था ये तब था जब इनके बीच में कुछ भी नहीं रखा था, लेकिन इनके बीच में तो अब हमने कुछ रख दिया तो पाथ चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद में पाथ ये हो गया, है ना। ठीक है, यहाँ से अब हम x की पोजीशन निकाल लेते हैं। x की पोजीशन निकालेंगे तो कितनी आएगी? इस सारे को इधर ले जाओ तो ये कैपिटल डी स्मॉल डी नीचे आ जाएगा और ये यहाँ पे p आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू निकाल ली, इसको इधर लगे। x की वैल्यू का मतलब यहाँ से कितने डिस्टेंस पे फ्रिंज बनी है, ब्राइट या डार्क स्पॉट बना है, वो पोजीशन निकाल ली हमने। ठीक है, तो जब इसके पाथ के बीच में कुछ भी नहीं था तो पोजीशन इतनी होती थी, लेकिन अब इसके पास में हमने कुछ भी रख दिया तो इसकी पोजीशन में शिफ्ट आ गया ना, पोजीशन में चेंज आ गया। और पोजीशन में चेंज आ गया तो पोजीशन में चेंज आ गया तो उसको हम एक्स डैश मान लेते हैं। और एक्स डैश मानेंगे तो फॉर्मूला तो इस तरह से आएगा डी बाई डी, क्योंकि हमने इनमें तो कोई चेंज किया ही नहीं, ये डिस्टेंस और इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, बस यहाँ पे ग्लास स्लैब रखी इसके बीच में। चलो ठीक है, तो इनमें कोई चेंज नहीं है, और ग्लास स्लैब रखने से क्या होगा? पाथ डिफरेंस चेंज होगा। और पाथ डिफरेंस कितना आ गया? ये आ गया पाथ डिफरेंस, तो इसको पी डैश मान लेते हैं, है ना। पाथ डिफरेंस कितना आ गया? पी डैश। इसको पी डैश मान लेते हैं हम, पी डैश, और पी डैश की वैल्यू पुट कर दो डी बाई डी, और पी डैश कितना है? टी म्यू माइनस वन। ठीक है ना, तो अब पाथ डिफरेंस कितना हो गया? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहते हो तो और मॉडिफाई कर लेंगे। चलो करते हैं फिर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, सानिया ने बताया था आज फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। इस डी बाई डी की जगह देखो, इस डी बाई डी की जगह लेमडा को इधर ले जाओ, बीटा बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो इस डी बाई डी की जगह बीटा बाई लेमडा पुट कर सकते हैं, है ना। लेमडा को इधर ले जाओ तो बीटा बाई लेमडा इसकी जगह पुट कर दिया, ये टी एज इट इज, म्यू माइनस वन एज इट इज। ठीक है, अब आगे क्या करें? अब आगे हमने ये निकालना कि शिफ्ट कितनी होगी, है ना, शिफ्ट कितनी होगी। तो शिफ्ट हम निकाल देंगे डेल्टा एक्स की डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहले सेंटर से पोजीशन ये होती थी, अब सेंटर से पोजीशन ये है, तो अब ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो ज्यादा वाली में से कम वाली सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ज्यादा वाली में से कम वाली सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, जैसे इस तरह से स्क्रीन थी, स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट था, यहाँ से एक लाइट रे आई, यहाँ से एक लाइट रे आई, यहाँ पे फ्रिंज बन रही थी, तो पहले डिस्टेंस एक्स था। अगर इसमें कोई भी ग्लास स्लैब रख दी तो ये थोड़ा ऊपर बन गया ना, पहले जहाँ पे बन रही थी उससे थोड़ा ऊपर, तो कल वाले से रिलेट कर रहे हैं तो इससे थोड़ा ऊपर बन गया, थोड़ा ऊपर बन गया तो ये एक्स डैश पे बन गया। कितना शिफ्ट होगा? इतना शिफ्ट होगा, इतना। एक्स डैश में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर दो। ये रही वैल्यू एक्स डैश की, ये एक्स डैश की वैल्यू है, ये एक्स की है और ये एक्स डैश की, यहाँ से निकाली हमने। तो बीटा बाई लैम्डा टी म्यू माइनस वन, और इसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट करना है तो एक्स वाले की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, डी बाई डी की जगह बीटा बाई लैम्डा, है ना, इसका यूज करके बीटा बाई लैम्डा किसकी जगह? कैपिटल डी बाई डी की जगह, तो यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर तो इसको भी हम लिख सकते हैं बीटा बाई लैम्डा, बीटा बाई लैम्डा आगे पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। पी की वैल्यू इसमें क्या है? एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आई, एक्स डैश की वैल्यू ये आई। अब एक्स डैश में से हमने एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्स डैश में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो, दोबारा देखो एक बार, ये वाला देखते हैं, ये वाला।
स्टार्टिंग में अगर इस फ्रिंज के बीच में कुछ भी नहीं था तो पाथ डिफरेंस ये था, उसके हिसाब से हमने पोजीशन निकाल ली, इसको इधर लगे तो पोजीशन आ गई। ठीक है, ओके। अगर हमने ग्लास स्लैब रख दी तो उसकी पोजीशन में थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, तो उसकी पोजीशन को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक्स डैश लिखेंगे। एक्स डैश लिखेंगे तो ये कैपिटल डी बाई डी, और ये पाथ डिफरेंस पहले जितना पाथ था ना उससे थोड़ा पाथ और हो गया ज्यादा, है ना, शिफ्ट हो गई, तो उससे थोड़ा पाथ है और हो गया ज्यादा। तो पहले जो पाथ था उसमें थोड़े पाथ का इंक्रीज और हो गया, पी प्लस डेल्टा पी आएगा। ठीक है, थोड़े पाथ का इंक्रीज और हो गया। ठीक है, और ये पाथ का इंक्रीज हो गया, इसकी वैल्यू अब हम पुट कर लेंगे। तो जो हमने ये पाथ डिफरेंस निकाला था ना, ये डेल्टा पी था, पाथ डिफरेंस चेंज इन पाथ डेल्टा पी था, तो डेल्टा पी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। चलो देखो फिर, ये डी बाई डी, और बाकी इनकी आगे वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो फिर, यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देते हैं। p की वैल्यू क्या है, x डी बाई डी, तो p की वैल्यू है x डी बाई डी। ठीक है, डेल्टा p की वैल्यू कितनी है, डेल्टा p की वैल्यू ये है t, पुट कर देते हैं t म्यू माइनस वन, इतनी आ गई। ठीक है, तो x डैश की वैल्यू इतनी आ गई, x डैश की वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू इतनी है। अब इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स, तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर, डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, एक्स डैश माइनस एक्स, पुट कर देते हैं फिर। एक्स डैश की वैल्यू तो ये है सारी, देखो फिर डी बाई डी, एक्स डी बाई डी प्लस ये टी है म्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लो, एक्स की वैल्यू क्या है, डी बाई डी इंटू में पी, तो डी बाई डी और इंटू में पी है, और पी की वैल्यू क्या है, एक्स डी बाई डी, है ना, पी की वैल्यू क्या है, एक्स डी बाई डी, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स डी बाई डी, इतना पुट कर दिया हमने। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस वन है, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, एक्स बच गया, है ना, एक्स, तो यहाँ पे बच गया एक्स। इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो डी बाई डी टी म्यू माइनस वन, इसकी हमने मल्टीप्लाई कर रखी है, डी से डी कैंसिल, इस डी से ये कैंसिल, तो माइनस का एक्स, माइनस का एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ये बच गया इतना वाला, है ना, तो डेल्टा एक्स शिफ्ट इन पोजिशन ये बच गया डी बाई डी टी म्यू माइनस वन। तो हमारे पास चेंज इन एक्स ये आ गया, चेंज इन एक्स का मतलब उसकी शिफ्ट पोजीशन में जो भी शिफ्ट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो आ गया हमारे पास। तो कितना आ गया, कैपिटल डी बाई डी म्यू माइनस वन इंटू में इतना आ गया, और इसको हम बीटा वाई लैम्डा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी ये था, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, इस डी बाई डी की जगह बीटा बाई लैम्डा लिख सकते हैं, तो इस डी बाई डी की जगह बीटा बाई लैम्डा म्यू माइनस वन इंटू में टी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, फ्रिंज विड्थ, तो हमारे पास ये फ्रिंज का डिस्प्लेसमेंट आ गया कि फ्रिंज कितनी डिस्प्लेस हुई है, तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अगर हमें स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो भी ग्लास स्लैब रखी है उसकी थिकनेस दे रखी हो, ये टाइम नहीं है, ग्लास स्लैब की थिकनेस है, ये दे रखी हो तो फॉर्मूला ये लगेगा। अगर इनकी जगह हमें फ्रिंज विड्थ दे रखी हो, वेवलेंथ दे रखी हो, तो फॉर्मूला ये लगेगा। इसका फॉर्मूला ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस या फिर शिफ्ट इन फ्रिंजेस, फ्रिंज में शिफ्ट कितना हुआ है, फिर देख लो एक बार। नॉर्मली दो लाइटें आ रही थी, स्क्रीन पे पैटर्न बना, और जब भी दो लाइटें इस तरह से आएंगे ना, उनका पाथ डिफरेंस ये होता है एक्स डिवाइड डी, ये हमने कल निकाला था। ठीक है, अब इनके बीच में ग्लास स्लैब लगा दी, तो जो फ्रिंज यहाँ पे बननी थी वो थोड़ी शिफ्ट होगी ऊपर की तरफ, शिफ्ट होगी, तो इसकी पोजीशन को हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो शिफ्ट हुई है ना उसकी पोजीशन को एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग वाले की जो पोजीशन थी ना वो इससे निकाल लेंगे, तो स्टार्टिंग वाले की पोजीशन क्या बन गई, इसको इधर ले जाओ, डी बाई डी इंटू में पी, जब कोई भी हमने कुछ नहीं लिखा था तो पोजीशन ये थी, अब हमने ग्लास स्लैब रख दी तो इसकी शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, तो पोजीशन चेंज होगी, इसकी पोजीशन को हमने एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर दिया,
तो अब देखो पोजीशन में क्या कहता है, डी बाई डी, पोजीशन में क्या आता है, डी बाई डी, पाथ आता है। तो पहले वाला तो पाथ डिफरेंस है ही, अब एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड हो गया इसके अंदर। एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना है, ये हमने निकाला था, ये कितना है, इसके अंदर से जाएगी तो पाथ को म्यूटी बोलते हैं, है ना, डिस्टेंस म्यूटी आ जाएगा। और ग्लास स्लैब नहीं है तो ये सिंपल पाथ होता है टी। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, इसमें से सेपरेट कर लो। तो ये ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करने की वजह से पाथ में डिफरेंस इतना एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो एक्स्ट्रा आ गया तो जो भी पाथ डिफरेंस हमारा पहले था उसमें इतना एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमने इस पी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, दोनों यहाँ पे पुट कर दी, तो ये एक्स डैश की वैल्यू आ गई। ये क्या है, एक्स की वैल्यू है। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, कि फ्रिंज का शिफ्ट कितना हुआ है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है कोई भी, इसका डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो डेरिवेशन कई बार इतना नहीं पूछते, बाकी सिलेबस में तो आ भी सकता है। न्यूमेरिकल आ सकता है जरूर। न्यूमेरिकल में हमने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद रखना, बस और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, फ्रिंज विड्थ, वेवलेंथ दे रखी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये टी क्या है, टाइम नहीं है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ये चीजें दे रखी तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज या फिर शिफ्ट इन फ्रिंज निकालना आ सकता है। देखो फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन पता है किसी को क्या होता है, हैंड करो अगर पता हो तो। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस तो 11th में पढ़ा था तुमने, दोबारा पढ़ लिया कि लाइट वेव आपस में सुपर इम्पोज होती है, उसको कहते हैं इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या होता है, चलो देखो। डिफ्रैक्शन ये होता है, जैसे एक टॉर्च का एग्जांपल लेते हैं, टॉर्च का, ये टॉर्च है, ठीक है, इसके अंदर कोई बल्ब है, उससे लाइट निकल रही है, लाइट, और देखने में ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर से अगर लाइट निकलेगी ना तो लाइट तो इसी एरिया में जानी चाहिए, लाइट तो इसी एरिया में जानी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में तो लाइट रे ऐसे चली जाती है, ऐसे, है ना, फैल जाती है, कौन कौन बनाती है लाइट, कौन, ऐसे फैल जाती है लाइट। ठीक है, तो हमारी ज्योमेट्री के हिसाब से लाइट है वो स्ट्रेट चलती है, स्ट्रेट। अगर लाइट स्ट्रेट चलती है तो ज्योमेट्री के हिसाब से लाइट ऐसे जाएगी, और यहाँ पे लाइट नहीं जाएगी, तो ये तो शेडो का रीजन है, यहाँ पे छाया रहेगी, शेडो का रीजन है ना, शेडो का रीजन है, ज्योमेट्रिकल शेडो। अगर हम स्केल और पेन से लाइन लेके बनाए कि लाइट तो सीधी चलती है और इससे निकलेगी तो ऐसे ही जाएगी, ऐसे तो जा नहीं सकती, तो ये ज्योमेट्रिकल शेडो का रीजन है। लेकिन हम एक्चुअल में देखते हैं तो लाइट रे तो इस शेडो के रीजन में आ जाती है, ये शेडो का रीजन था ना ऊपर नीचे, इसमें लाइट आ गई, तो लाइट इसका मतलब बैंड होगी, इसका मतलब लाइट यहाँ पे बैंड होगी। कहाँ पे बैंड होगी, इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो। ज्योमेट्री के हिसाब से, पेन और स्केल के हिसाब से हमने जो डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से यहाँ पे शेडो आनी चाहिए थी, तो ज्योमेट्रिकल शेडो का रीजन है, इसमें लाइट आ गई। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, की लाइट इस पोर्शन में बैंड होगी। तो व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन। ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में बैंड हो जाती है, इसी फिनोमिना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। और बैंड कब हो जाती है, जब यहाँ पे शार्प कॉर्नर है ना, मतलब यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है, जो कॉर्नर है ना साइड के, इनसे लाइट इंसिडेंट हो गई, इधर भी बैंड हो गई, इधर भी, इधर भी, ये ऊपर भी आती है ना, कौन है तो चारों तरफ बैंड होगी, तो हम कहेंगे कि ऑब्स्टेकल था, ये लाइट इसके अंदर से आ रही थी, ये ऑब्स्टेकल आया बीच में, तो ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से स्ट्राइक होके, और इसके कॉर्नर है उनको शार्प कॉर्नर कहेंगे हम, शार्प एज, शार्प कॉर्नर से स्ट्राइक होकर लाइट बैंड हो जाती है, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक और देखते हैं एग्जांपल, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ऊपर से शार्प है, ऊपर से शार्प है, यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ से लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट चल रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट, और जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक होगी ना ये बैंड हो जाती है, बैंड हो जाती है।
तो इसी फिनोमेना क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और देखो यहाँ पे एक इस तरह का ऑब्स्टेकल रख दिया हमने, इस तरह का ऑब्स्टेकल रख दिया, शार्प है ना, शार्प है। यहाँ से लाइट रहेगी और यहाँ से अगर लाइट रहेगी इस सोर्स से, और इस सोर्स से लाइट रहेगी, तो हमें ऐसे दिखेगा कि लाइट रे तो यहाँ से ऐसे जा रही है ना, और ऐसे जा रही है, तो हम तो देख रहे हैं कि लाइट रे स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट। इसका मतलब यहाँ पे तो लाइट नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे लाइट नहीं आनी चाहिए, ये तो ज्योमेट्रिकल शेडो का रीजन हो गया, है ना, ज्योमेट्रिकल शेडो का रीजन। लेकिन लाइट जब भी ऐसे शार्प कॉर्नर से स्ट्राइक होगी ना, तो वो यहाँ पे बेंड हो जाती है, यहाँ पे बेंड हो जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम बैक टॉर्च ऑन करें, बीच में ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे अंधेरा हो, यहाँ पे ज्यादा लाइट है, यहाँ पे कम है, पर लाइट तो है, तो लाइट इन कॉर्नर के राउंड में बेंड हो जाती है। इसी फिनोमेना क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक होल था, यहाँ पे एक होल है, और यहाँ से अगर जो लाइट जाएगी वो सीधी नहीं जाएगी, इस होल में से भी ऐसे फैलेगी, और यहाँ से अगर लाइट जा रही है, इसके बीच में अगर हम ऑब्स्टेकल लगा देंगे, ऑब्स्टेकल, तो इस रीजन में छाया भी नहीं रहेगी, लाइट इधर से इधर भी जाएगी और थोड़ी इधर भी बेंड हो जाएगी, लाइट इधर से इधर भी जाएगी, थोड़ी इधर भी बेंड हो जाएगी। तो जितने एरिया में शेडो होनी चाहिए उतने एरिया में शेडो नहीं होगी, शेडो वाले रीजन में लाइट बेंड हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। कंडीशन क्या है डिफ्रैक्शन की, कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन, कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो तो फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंपल क्या था, इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अराउंड द शार्प कॉर्नर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। दोबारा सुनो, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में बेंड हो जाती है लाइट जब किसी भी ऑब्स्टेकल के शार्प कॉर्नर पे स्ट्राइक होती है। ठीक है, तो किस कंडीशन पे बैंड हो जाएगी, हर बार नहीं होगी बैंड, किस कंडीशन पे बैंड हो जाएगी अभी देखते हैं। तो ऐसा कह रहे हैं, जो लाइट आ रही है ना, जो लाइट आ रही है इसकी वेवलेंथ है, इस लाइट की वेवलेंथ है, वो ऑब्स्टेकल के साइज के इक्वल होनी चाहिए, जो ऑब्स्टेकल है उसके साइज के इक्वल। वेव की लेंथ ये है ना, एक वेव कंप्लीट होगी, इसको वेवलेंथ कहते हैं। तो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ जिस ऑब्स्टेकल पे स्ट्राइक हो रही है ना, इस ऑब्स्टेकल के साइज के अगर इक्वल है तो ही डिफ्रेक्शन होगा, तो ही लाइट रे बेंड होगी, तो ही कोई भी वेव बेंड होगी, नहीं तो बेंड नहीं होगी। तो किसी भी वेव के अंदर डिफ्रैक्शन पैटर्न कब होगा, जब उस वेव की वेवलेंथ और उस ऑब्स्टेकल का साइज, जिस ऑब्स्टेकल पे ऑब्जेक्ट पे वो स्ट्राइक कर रही है उसका साइज और इस वेव की वेवलेंथ नियरली कंपेरेबल होंगी, तो ही डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is the condition of diffraction of light? Diffraction of light take place only when wavelength of the incident light nearly equal to the size of obstacle। ठीक है ना, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम ये लेते हैं कि हम इस रूम में बैठे हैं, हम इस रूम में बैठे हैं, इसका ये गेट है। ठीक है, यहाँ पे बल्ब ऑन कर दिया। ठीक है, मान लो इस दीवार पे कोई बल्ब था, वो ऑन कर दिया, ये छत है, इस दीवार का बल्ब ऑन किया, इस दीवार का बल्ब ऑन किया, तो हद से हद लाइट यहाँ पे आ सकती है ना, इस गेट से यहाँ पे लाइट आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी लाइट, इधर तो नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। ठीक है, इसका मतलब लाइट का डिफ्रेक्शन नहीं हुआ, लाइट का डिफ्रेक्शन इतना नहीं हुआ, हुआ तो है पर इतना नहीं हुआ। तो ये लाइट वेव की बात कर रहे हैं हम, लाइट वेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम साउंड वेव की बात करेंगे। इधर ही एक स्पीकर लगा दिया, जो बल्ब था ना उसी के पास में एक स्पीकर लगा दिया, स्पीकर, उसमें गाने चल रहे हैं, और गाने चल रहे हैं ना, वो गाने तो इधर बैठा उसको भी सुनेंगे, वो गाने तो इधर बैठा उसको भी सुनेंगे।
सुनेंगे ना, अंदर से शोर आएगा तो इधर कोई बैठा है, बाहर इधर बैठा है, सभी को सुनेंगे। तो साउंड वेव है ना, वो तो देखो इधर भी चली गई, साउंड वेव तो इधर भी चली गई, तो साउंड वेव का तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया, साउंड वेव का डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है लाइट वेव के कंपैरिजन में। लाइट वेव के कंपैरिजन में क्यों ज्यादा होता है? इस कंडीशन की वजह से। डिफ्लेक्शन कब होता है? जब इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ है ऑब्स्टेकल के साइज के इक्वल हो। यहाँ पे ऑब्स्टेकल कौन है? यहाँ पे तो ऑब्स्टेकल ये गेट है, इस गेट से बाहर जा सकती है, चाहे लाइट हो चाहे साउंड हो, है ना, इस गेट से बाहर जा सकती है, तो गेट ऑब्स्टेकल हो गया। तो गेट का साइज तो बड़ा है, गेट का साइज बड़ा है, और साउंड की वेवलेंथ भी बड़ी होती है, साउंड की वेवलेंथ लार्ज होती है इन कंपैरिजन टू लाइट वेव। तो साउंड की वेवलेंथ लार्ज है, ऑब्स्टेकल का साइज भी लार्ज है, दोनों कंपेरेबल हो गए, कंपेरेबल हो गए, साउंड का डिफ्लेक्शन हो गया, साउंड इधर बेंड होकर जा रही है। लाइट की वेवलेंथ कम होती है, इसका साइज ज्यादा है, इसलिए इसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे लाइट का डिफ्लेक्शन नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाई साउंड बैंड्स एंड लाइट नोट व्हेन स्ट्राइक ऑन ट्री और एनी पार्ट ऑफ ए गेट और विंडो। ठीक है ना, इन पे स्ट्राइक हो गए, साउंड वेव हो बैंड हो जाती है, लाइट वेव बैंड नहीं होती। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव is comparable to the obstacle or it is very large and wavelength of light wave is very small and this does not satisfy the condition of a diffraction. चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट दो टाइप के पैटर्न होते हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बस ये। डिफ्रैक्शन है दो टाइप के हैं, कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस आज तो डेफिनेशन और ये बता रहा हूँ। डिफ्रैक्शन है वो दो टाइप के हैं, टू टाइप। फर्स्ट वाला डिफ्रैक्शन है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। दूसरा है फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन, एक फ्रेजनल एक फ्रानहोफर। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे यहाँ पे हम कोई भी सोर्स रखेंगे, है ना, यहाँ पे कोई भी सोर्स, यहाँ पे स्क्रीन, हम स्क्रीन पे देखेंगे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा क्या हुआ है। ठीक है, तो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन वो होता है जिसके अंदर सोर्स और स्क्रीन है, दीज आर प्लेस्ड क्लोज टू द ऑब्स्टेकल। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है जहाँ से लाइट हमने बेंड करवानी है, ऑब्स्टेकल, तो इस ऑब्स्टेकल से सोर्स और ये स्क्रीन है, ये पास में रखी जाती हैं, पास में रखी जाती हैं। तो व्हाट इज डिफ्रैक्ट फ्रेजनल डिफ्रैक्शन? इन फ्रेजनल डिफ्रैक्शन सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड क्लोज टू द ऑब्स्टेकल, इसके पास में ही रखे जाते हैं। और इसके अंदर जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है, यहाँ पे सोर्स है तो सोर्स से लाइट निकलेगी, और हमने पढ़ा था सोर्स से लाइट निकलेगी तो आगे से वो प्लेन चलेगी, है ना, वो डिपेंड करता है कि अगर स्फीरिकल वेव पॉइंट सोर्स है तो उससे स्फीरिकल लाइट चलेगी, और बहुत ज्यादा दूर पे देखेंगे तो वही लाइट प्लेन दिखेगी, प्लेन वेव फ्रंट। लीनियर सोर्स है तो उससे लाइट कैसे चलेगी? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की, है ना। अगर उसी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे देखेंगे तो प्लेन दिखेगा। ठीक है ना, तो इसमें जो भी सोर्स है इससे जो भी लाइट निकलेगी, तो इसका जो वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट वो कैसा होगा? क्योंकि इसके पास में रखा सोर्स, और पास में सोर्स रखा तो पास में तो स्फीरिकल बनेगा, या फिर इस तरह का सोर्स है तो सिलेंड्रिकल। तो इसका वेव फ्रंट जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ना, इंसिडेंट वेव फ्रंट वो कैसा बनेगा? क्योंकि पास से देख रहे हैं हम, ऑब्स्टेकल के पास में रखा क्लोज, तो इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो स्फीरिकल बनेगा या फिर सिलेंड्रिकल, ये याद रखना है, सिलेंड्रिकल। दूसरा कौन सा डिफ्रेक्शन पैटर्न है? दूसरा डिफ्रेक्शन पैटर्न ये है कि ऑब्स्टेकल है ना, जहाँ पे ऑब्स्टेकल है, इससे सोर्स और इससे स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट।
अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे सोर्स रखोगे वो बेशक स्फीरिकल वेव फ्रंट हो, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे तो प्लेन ही बनेगा, यहाँ पे तो प्लेन वेव फ्रंट ही बनेगा, प्लेन, है ना, क्योंकि सोर्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो सोर्स यहाँ पे पॉइंट सोर्स लिख लो, लीनियर सोर्स लिख लो, तो इनसे वेव फ्रंट ज्यादा डिस्टेंस पे तो प्लेन ही बनेगा। तो इसमें इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो प्लेन है, और इसमें इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो स्फीरिकल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। अब देखो आगे, और इसमें जो वेव फ्रंट यहाँ से, ये ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल के बाद में हम यहाँ पे सोर्स यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो ज्यादा डिस्टेंस पे तो इसकी लाइट ऐसे ऊपर से दूर चली जाएगी, दूर। तो इसकी लाइट को इकट्ठा करने के लिए, इसकी लाइट को इकट्ठा करने के लिए बीच में कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, कन्वेक्स लेंस। क्योंकि कन्वेक्स लेंस से लाइट ऐसे जाएगी ना तो फिर वो पैरेलल चलने लग जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी तो पैरेलल। यहाँ से फिर जो लाइट पैरेलल जा रही है उसको फिर स्क्रीन पे फोकस करवाना है, तो एक कन्वेक्स लेंस और लगा देंगे, तो जो लाइट पैरेलल जा रही है वो फोकस हो जाएगी, है ना, यहाँ पे फोकस हो जाएगी। तो ट्रेजेंडल डिफ्रैक्शन पैटर्न वो होता है जिसमें सोर्स और स्क्रीन ऑब्स्टेकल के पास में रखे जाते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट स्फीरिकल होता है, इसमें कोई भी लेंस का यूज नहीं होता। फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न वो है जिसमें ऑब्स्टेकल से स्क्रीन और सोर्स दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे या फिर दूर रखे जाते हैं, इसलिए जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो यहाँ पे प्लेन होगा। यहाँ पे लाइट को गैदर करने के लिए, एक जगह फोकस करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछना हो तो बताओ। कुछ भी पूछना हो तो हैंड रेज कर सकते हो। किस किस को समझ में आया, थंब इंप्रेशन देके बताओ। कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा मोस्टली।